चलिए तो हम अगले देश की तरफ बढ़ते हैं और अगला देश हमारा है पड़ोसिया मुल्क पाकिस्तान, जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है भारत, है ना जी। पड़ोसिया दुश्मन के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानता है। जो बचपन से बच्चा पैदा लिए छोटा सा बोलने के लिए सीखा, देखो उसके यहाँ नहीं जाना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे पहले पड़ोसी दुश्मन में चिन्हवा देता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, भारत में भी बच्चा बोलने के लिए सीख गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, उसको बता दिया जाता है कि अच्छा ये जो है वो पाकिस्तान है, सबसे बड़ा दुश्मन है ना। तो हमको पाकिस्तानियों से दुश्मनी नहीं है ना, पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं, पाकिस्तानियों से दुश्मनी है। और पाकिस्तानी में भी वैसे लोगों से दुश्मनी है जो मानवता या फिर आतंकवाद से रिलेटेड जो क्रियाकलाप में संलिप्त रहते हैं, है ना। ऐसे आमतौर पर वहां के लोग पता नहीं कैसे होते हैं, सब बम थोड़े फोड़ते हैं। चलिए तो अब मुख्य रूप से हम बात करते हैं पाकिस्तान के भू आकृति के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले सीमा देख लेंगे, है ना। तो इसका सीमा इधर ईरान से लग जाएगा स्थलीय क्षेत्र में, अफगानिस्तान से पूरब में, पश्चिम में दो देश ईरान अफगानिस्तान से सीमा साझा करेगा। उत्तर में चीन से पीओके वाला क्षेत्र, चीन से पीओके वाला क्षेत्र लगता है, पाकिस्तान का पार्ट चीन से नहीं लगता है। पीओके वाला कब्जा लिया है भारत का क्षेत्र, इस कारण चीन से लगता है। अब भारत से तो लगेगा ही, भारत से नहीं काहे लगेगा। दक्षिण में इसका अरब सागर स्थित है जलीय क्षेत्र के रूप में, है ना। इसका लोकेशन देख सकते हैं, काफी अच्छे से यहाँ क्लियर से दिख रहा है। अब इसका जनसंख्या तो कमी होगा नहीं यहाँ, है ना, वही तो कर रहा है इसको, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। राजधानी इसका इस्लामाबाद है, जनसंख्या 24,14,99,431 है। ये 2022 या 23 का ही आंकड़ा होगा। एरिया इसका कितना है, तो 8,81,913 वर्ग किलोमीटर में पूरा पाकिस्तान फैला हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में भी कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं जी। आखिर ये गठन कब हुआ है, थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे, बाकी इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक गणतंत्र देश है जो 1947 में भारत से विभाजित हुआ था। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होता है और भारत दो देश के रूप में, एक पाकिस्तान और एक भारत के रूप में विश्व के अस्तित्व पर आता है। जब ब्रिटिश भारत को छोड़ करके जा रहा था, इसको दो पार्ट में तोड़ करके भी जा रहा था, छोड़ के जा रहा था और तोड़ करके भी जा रहा था, ताकि जब इसको लड़ने का मन करे तो अपने में दोनों लड़े। ये पुरानका बात याद करके हमको मारने के लिए यूरोप न पहुंच जाए, है ना। तो ये अपने घर में ही लड़ा दिया दो लोगों को, ब्रिटिश अपने ही लड़ते रहेगा, यूरोप के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, विकास के बारे में सोच ही नहीं पाएगा, जानबूझ के लड़ाया गया। स्वतंत्रता के समय हुए भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र देश के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ। और स्टार्टिंग में पाकिस्तान जो था वो दो पार्ट में था, एक पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, शायद जानकारी होगा। और ये बांग्लादेश 1971, है ना, 1971 में आजाद हुआ था बांग्लादेश। तो वही बहुत सारा उसका कहानी है। उसके बाद पाकिस्तान भारत का पश्चिमी सीमावर्ती पड़ोसी देश है जो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा जैसी सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है। सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़े होंगे तो हड़प्पा के बारे में जानते होंगे। तो कौन सा नदी के किनारे है हड़प्पा? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हाँ, मोहनजोदड़ो। चल तो आगे बढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में ना, हम ज्योग्राफी में ही बात करेंगे, है ना। तो ये इधर जो सिंधु और उसकी सहायक नदी है, ये सिंधु नदी है, इसी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ उसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु और उसकी सहायक नदी, तो सिंधु और उसकी सहायक नदी क्या हो जाएगा जी, तो सिंधु के अलावा 5 नदियों का क्षेत्र जो पंजाब वाले क्षेत्र आता है, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, है ना। तो ये 5 नदी जो सिंधु की सहायक नदी है, यही 5 नदियों के किनारे सबसे पहले ये सभ्यता मिला था, इसी कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत जगह मिला था, जैसे गुजरात में मिला था, है ना। गुजरात के साथ साथ भोगवा नदी पर, इधर फिर बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में मिला था, इधर उत्तर प्रदेश में भी मिला था, राजस्थान में भी मिला। लेकिन स्टार्टिंग में जो सिंधु घाटी का जो साइट मिलता है वो सिंधु नदी की घाटी और उसके सहायक नदी के किनारे मिलता है, इस कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। चलिए, पाकिस्तान का सबसे पहले प्रयोग 1933 में हुआ था, जिसका अर्थ पवित्र देश कहा जाता है। ये तो नाम है ना, लेकिन काम तो इसका पवित्रता वाला तो रहेगा नहीं, पवित्रता भंग करने वाला रहता है इसका काम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
और वर्तमान पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था जी? तो बता, इसको अभी कुछ देर पहले बताए हैं, 14 अगस्त 1947 में, है ना। अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर भारत दो पार्ट में बंटता है, एक पाकिस्तान और एक भारत के रूप में। 14 अगस्त को ये विभाजन होता है भारत का, ठीक है। प्रारंभ में पाकिस्तान दो भाग में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन 1971 में फिर से लड़ाई होता है और दो पार्ट में फिर बट जाएगा, है ना। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान हो जाता है बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान अभी जो पाकिस्तान है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में अवस्थित पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। स्टार्टिंग में ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन अपना लक्षण तो दिखाएगा ही, क्योंकि ये स्थापना हुआ था मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र को डिमांड को लेकर के, जो आगे झलक के रूप में दिखता है। स्टार्टिंग में मोहम्मद अली जिन्ना का वक्तव्य है कि भारत के लोग, जैसे बहुत सारे लोग प्रवासन कर रहे थे, भारत वाले लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान वाले लोग भारत आ रहे थे। उस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना वक्तव्य देता है कि पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ के जो लोग गैर मुस्लिम लोग हैं वो सुरक्षित है, वो यहीं रहे, है ना। तो धर्मनिरपेक्ष ये सिर्फ कहने का, भाई जब तुम धर्मनिरपेक्ष बनैवे किया तो भारत में तुमको रहने में क्या दिक्कत था, क्या जरूरी था तुमको पाकिस्तान बनाने का, जब तुम धर्मनिरपेक्ष ही बनाए तो। लेकिन नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये बल्कि एक धर्म के आधार पर तोड़ करके बनाया गया था। और इसका डायरेक्टली प्रूफ मिलता है किसमें? तो अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये नहीं जब विभाजन करता है तो सीधा एक वक्तव्य बोलते हैं गांधी जी ना कि मार दो हिंदुओं और मुस्लिमों में दंगा करवा देता है, सिर्फ अपना मानसिक, अपना राजनीतिक हित के लिए, है ना। और जैसे बेवकूफ लोग लड़ने वाले कि नेता बोल दिया कि बगल में मुस्लिम रह रहा है, बचपन से उसके साथ खाए हैं, खेले हैं, बड़े हैं, और जब बड़ा हो गए हैं तो नेता कह रहा है तुम्हारा दुश्मन है उसको काट दो। तो भाई तुम्हारा बौद्धिक क्षमता होना चाहिए ना कि बचपन से वो तुम्हारा दुश्मन कैसे हुआ? बचपन से उसके घर गए हैं, वो हमारे साथ खेला है, बड़ा है, खाया है ना। वो बचपन से तुमको नहीं मारा तो अब बड़ा होकर के वो तुमको तलवार लेकर के काटने आ रहा है, या फिर हिंदू है तो हिंदू बड़ा होकर के तुमको काटने जा रहा है। जब नेता या विधायक उस्का देता है तो तुरंत एक दूसरे को मारने पर हावी हो जाते हो। तो अपना बौद्धिक क्षमता भी होना चाहिए, जो आजकल के बेवकूफ लोग करते हैं कुछ कुछ ऐसा काम। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ कुछ और देखते हैं। पाकिस्तान का संवैधानिक इस्लामिक, इसका नाम है पूरा। भौतिक लक्षण देखेंगे, ऐसे इसका लक्षण तो ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका भौतिक लक्षण देख लेंगे, ठीक है। पाकिस्तान का भौतिक लक्षण, पश्चिम में स्थित पर्वतीय और पठारी भाग, उत्तर पश्चिम में पर्वत श्रेणी है, बलूचिस्तान का पठार है, और पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान है, पंजाब का मैदान है और थार का मरुस्थल है, ठीक है। दो पार्ट में है। पश्चिम में स्थित पर्वतीय क्षेत्र है और पश्चिम में स्थित पर्वतीय क्षेत्र है वो क्या है जी? तो देख लेंगे यहाँ, है ना। तो यहाँ पश्चिम में सुलेमान होगा, किरथर हो जाएगा, और इधर मकरान क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। क्या है? सुलेमान, किरथर, मकरान, और उसके बाद अस्कांड पर्वत है, सिहान पर्वत है और मध्य गरकान पर्वत है। ये सभी पर्वत है ना। ये मकरान तट के नॉर्थ में पैरेलल में जो बसा स्थित है वो कुछ और पर्वत है ना। सुलेमान, किरथर, मकरान यहाँ के मुख्य तीन पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद बलूचिस्तान का पठार हो जाएगा। तो ये जो है किरथर वाले क्षेत्र जो है, इसके उत्तर में ये वाला क्षेत्र जो हो जाएगा वो बलूचिस्तान का पठारी क्षेत्र हो जाएगा, है ना। ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान का पठारी क्षेत्र हो जाएगा। अब पूरब में स्थित क्या है? तो सिंधु नदी है, तो उसका मैदान हो जाएगा। तो ये इधर वाले क्षेत्र जो हो जाएगा सिंधु और उसका मैदान हो जाएगा। और यहाँ कुछ क्षेत्र जो पड़ता है, जो थार मरुस्थल रेगिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र है, वो क्या कहलाएगा? मरुस्थली क्षेत्र है पाकिस्तान का। चलिए तो और हम इसके बारे में और कुछ जानकारियां अध्ययन करते हैं। पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान का पठार, किरथर श्रेणी, सुलेमान श्रेणी एवं हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है ना। कहा जी? तो पश्चिम क्षेत्र में यहाँ ऊपर में सुलेमान हिंदू कुश श्रेणी है ना। यहाँ सुलेमान श्रेणी है, यहाँ किरथर श्रेणी है, और नीचे किनारे वाले क्षेत्र में क्या है? तो मकरान तटीय श्रेणी है। तो इतना चार पर्वत क्या हो गया? हिंदू कुश हो गया, सुलेमान हो गया, किरथर हो गया, मकरान हो गया। ये चार पर्वत श्रेणी कहाँ है जी? तो पाकिस्तान के पश्चिम वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? उत्तर की ओर क्रमशः ये स्थित है, दक्षिण से उत्तर, है ना। बलूचिस्तान में सुलेमान श्रेणी रीढ़ की भांति कार्य करता है। बलूचिस्तान के सुलेमान श्रेणी जो है ना, रीढ़ की भांति मतलब मध्य में स्थित है,
सुलेमान श्रेणी देख रहे हैं ना, ये सुलेमान श्रेणी है और ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है ना। तो वो किस प्रकार से काम करता है, ये मध्य वाला क्षेत्र है। इस श्रेणी में केवल 2 दर्रा है, हिंदुकुश श्रेणी में स्थित खैबर दर्रा और किरथर श्रेणी में गोमल और बेलन दर्रा, है ना। इधर इस श्रेणी में, है ना, 3 दर्रा स्थित है, जिसमें से 2 दर्रा किसमें है जी, तो किरथर श्रेणी में है, गोमल और बेलन दर्रा, और एक दर्रा है खैबर दर्रा जो किसमें स्थित है, तो हिंदुकुश श्रेणी में, है ना। 3 दर्रा, हिंदुकुश श्रेणी में कौन सा है, खैबर दर्रा, और उसके बाद किरथर श्रेणी में गोमल और बेलन दर्रा है। और यही 3 दर्रा जो है पश्चिम से भारत की तरफ आने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं, स्थल मार्ग से, जो यूरोप से नहीं, मध्य एशिया के, मतलब प्राचीन समय में यही दर्रा के माध्यम से जितना भी आक्रमण आया है भारतीय भूभाग वाले क्षेत्र में, यही दर्रा से होकर के आ रहा था, है ना। नॉर्थ वाले क्षेत्र में भारत का तो हिमालय है जी, हिमालय का एवरेज हाइट 5000 से प्लस है ना, 5000 6000 से प्लस है एवरेज हाइट। अब उतना ऊंचाई को क्रॉस करके आना, अटैक करना थोड़ा मुश्किल भरा कार्य है। और इधर हिंदुकुश श्रेणी है, तो वही उसी में 3 दर्रा था, और यही तीनों दर्रा होकर के जितना भी आता है, चाहे वो सिकंदर हो, है ना, चाहे वो ये मंगोल हो, मंगोल के अलावा या फिर ये मंगोल के अलावा या फिर मुगल हो, मुगल, मंगोल, कुषाण हो गया, शक हो गया, पर्थियन हो गया, जितना भी मतलब भारतीय भूभाग वाले क्षेत्र में आता है हमला, जो यही दर्रा प्रवेश द्वारा उसका कार्य करता है ना। इसी कारण अकबर के टाइम में या फिर दिल्ली सल्तनत के टाइम में देखते होंगे कि इस वाले क्षेत्र में शासक लोग ज्यादा एक्टिव रहते थे, कि मंगोल हमला इधर से ही होता था, मंगोल का अटैक इधर से ही आता था। तो इस क्षेत्र, अगर ये क्षेत्र सुरक्षित रहता था तो पूरा दिल्ली सल्तनत, पूरा भारत का भूभाग सुरक्षित रहता था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में क्वेटा, वन्नू तथा पेशावर के मैदानी भाग स्थित है, जगह के नाम पर है। क्या है, मैदानी भाग है पेशावर का, और ये वाले क्षेत्र है, ठीक है, ये वाले क्षेत्र जो है किसका मैदान है ना, तो पेशावर का मैदान है। चलिए, सुलेमान श्रेणी सिंधु के मैदान से पृथक करता है इसको, है ना। सुलेमान श्रेणी सिंधु के, देखिए सुलेमान श्रेणी, है ना, सुलेमानिक श्रेणी इधर सिंधु का मैदान है, और इधर क्या है, वही मैदान किसका है, तो ये पेशावर का मैदान है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आराम से, है ना। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण पूर्व में पेटवार का पठार स्थित है ना। हिंदू कुश पर्वत ये हो गया जी, और ये दक्षिण पूर्व वाला ये क्षेत्र है। तो यहाँ क्या है, तो पेटवार का पठार है, और ये मैदानी क्षेत्र है किसका, तो पेशावर वाला क्षेत्र है ना। और ये क्षेत्र जो है वो शुष्क क्षेत्र है, ये पूरा शुष्क क्षेत्र है। बारिश कम होता है, बारिश कम होगा तो वो क्षेत्र शुष्क रहेगा, ये ऑब्वियसली बात है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 900 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है इसका। तो 900 मीटर 300 मीटर सॉरी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है ना। उसके बाद पूर्व में सिंधु नदी विशाल मैदान है, जो उत्तर में पेटावर पठार से अरब सागर तक विस्तृत है ना। कहां से कहां तक विस्तृत है, ये देखिए ऊपर वाले पठारी संरचना से लेकर के नीचे अरब सागर तक ये सिंधु का मैदान है, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मृदा के निक्षेप से ये मैदान का निर्माण हुआ है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। पाकिस्तान में कहां से कहां तक प्रवाहित होता है जी, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। और सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। पूर्व में यह चेनाब, रावी और सतलज नदी के सम्मिलित धारा एवं पश्चिम में काबुल नदी आकर मिलती है इसमें। सिंधु और उसकी सहायक नदी क्या है, तो एक बार देख लेंगे, है ना। जैसे देखिए अगर ये भारत का मैप अगर देखा जाए तो चलिए, तो अगर ये भारत का मैप हम देखेंगे और यहाँ सिंधु नदी इधर से उद्गम होता है मानसरोवर झील से, और यहाँ से ये भारत का लद्दाख क्षेत्र होते हुए पाकिस्तान होते हुए अपना जल अरब सागर में विसर्जन करती है, ठीक है। और यहीं से यहाँ जम्मू कश्मीर और इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली कुछ नदियां हैं, जिसमें से है झेलम नदी है,
झेलम है, चेनाब है, फिर रावी है, फिर इधर ब्यास हो जाएगा, और ब्यास के बाद एक सतलज नदी, और सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है वो भी तिब्बत का है, वो राकसताल झील से सतलज नदी निकलता है, हिमाचल प्रदेश द्वारा होते हुए, भारतीय भूभाग होते हुए पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाता है। ये अपनी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास के सम्मिलित जल को लेकर के, ठीक है। अब ये वाला क्षेत्र जो पूरा हो जाएगा वो किसका मैदान हो जाएगा जी? तो सिंधु का मैदान है, और यहाँ पंच नदी का क्षेत्र है, इस कारण ये पूरा क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदी अनेक नहर का निर्माण किया गया है इस क्षेत्र में, बनाएगा ही नहर ताकि इस क्षेत्र में कृषि का विकास हो, तो गेहूं का उत्पादन इस क्षेत्र में अच्छा होता है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। यही कारण है कि पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है, इस क्षेत्र में नहर का विकास अच्छा है, इस कारण पंजाब वाले क्षेत्र में नहरों का देश इस कारण इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया इसका। अब पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम सीमा देख लेंगे। तो दक्षिण पश्चिम सीमा का क्या है जी? दक्षिण पश्चिम में दो देश है, अफगानिस्तान और ईरान से ये सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान ईरान से सीमा साझा करेगा, वो क्षेत्र क्या है? तो ये पूरा क्षेत्र मरुस्थली के रूप में शुष्क क्षेत्र है, जिसके बारे में हम कुछ देर पहले बात की है, ठीक है। यह मरुस्थलीय भाग भारत के थार मरुस्थल का भी भाग है ना। ये अगर उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र, अगर इसको भी देखेंगे, राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, तो ये भी मरुस्थल का पार्ट है, और ये वाले क्षेत्र यानी कि ए देखेंगे यहाँ, और ये बी, ये दोनों जो है वो शुष्क क्षेत्र है, और दोनों मरुस्थल की तरह है ना। ये वाले क्षेत्र भी मरुस्थल की तरह है, और ये वाले क्षेत्र तो मरुस्थल है। यहाँ भी बारिश कम होता है, यहाँ भी बारिश कम होता है, ठीक है। तो ये दोनों पाकिस्तान का शुष्क क्षेत्र है, जहाँ जरूरत से कम बारिश होता है, बहुत कम बारिश होता है। और मरुस्थलीय क्षेत्र कैसा होता है जी? तो चारों तरफ बालू रहेगा, यहाँ की वनस्पति कांटेदार वनस्पति होगी। जलवायु देख लेंगे अब थोड़ा सा नजदीक से। जलवायु, मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होते हुए भी पाकिस्तान की जलवायु क्या है? मानसूनी नहीं है पूर्णतः, है ना। मानसूनी जलवायु में स्थित होने के बावजूद यहाँ की जलवायु पूर्णतः मानसूनी नहीं है। इसका रीजन क्या है? तो पर्वत, जैसे देखिए ये सुलेमान श्रेणी है, इधर से दक्षिण पश्चिम अगर मानसून आया तो ये इसके पैरेलल में पड़ेगा, और पैरेलल में पड़ेगा तो हवा इसको रोक ही नहीं पाएगा, निकल जाएगा सामने हिमालय की तरफ, यहाँ बारिश नहीं करवाएगा, तो मानसूनी वर्षा यहाँ नहीं होता है। सुलेमान तथा किरथर पर्वत अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवन को इस भाग में प्रवेश करने से रोक देती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? किरथर श्रेणी है, यहाँ मकरान श्रेणी है, ठीक है। तो मकरान श्रेणी इस क्षेत्र से आने नहीं देगा, और सुलेमान श्रेणी पैरेलल में पड़ जाता है, तो पैरेलल में पड़ जाएगा तो वो हवा को रोक नहीं पाएगा सही से, ठीक है। और यहाँ कहीं हवा को ज्यादा रोक लेता है तो कहीं से प्रवेश नहीं करने देगा, और कहीं जो हवा प्रवेश करता है उसको वो रोक करके क्षोभ मंडल में जाने का चांस नहीं देता है। क्षोभ मंडल में वो हवा जल लेकर के पहुंचेगा, नमी, तभी ना वो ठंडा होगा, तो वहां जल के रूप में बदल करके बारिश कराएगा। तो ये रीजन है, ये पात्रता नहीं है, इसके पास पात्रता नहीं है तो बारिश नहीं होगा अच्छे से, है ना। विषम पठारी एवं पर्वतीय धरातल के कारण यहाँ तापांतर अधिक पाया जाता है। पठारी है ना, इधर का शुष्क क्षेत्र है, ये बीच वाले ये क्षेत्र क्या है जी? तो ये बलूचिस्तान का पठार वाला क्षेत्र है, इधर शुष्क क्षेत्र है, फिर इधर गंगा का ये सॉरी सिंधु और उसकी सहायक नदी का मैदानी क्षेत्र है, और इधर भी शुष्क वाले हिंदू कुश क्षेत्र है। तो इतना स्थलाकृति विविधता जब पाया जाएगा तो क्या होगा? तापांतर अधिक पाया जाएगा यहाँ, है ना। शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है, जहां उच्च पर्वतीय क्षेत्र में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है और शीतलहरी चलती है, और वही लाहौर का औसत वार्षिक तापांतर 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो जम्मू कश्मीर नॉर्थ वाले क्षेत्र लद्दाख में पड़ेगा, वहां क्या होगा? तो वहां का तापमान कम हो जाता है, और वही ये मैदानी क्षेत्र बोल दें या फिर उसका राजधानी वाले क्षेत्र या तटीय क्षेत्र बोल देंगे, तो वहां का तापमान हिमांक बिंदु नहीं जाएगा, तो वहां का तापमान क्या रहेगा? तो वहां का तापमान एक मॉडरेट रहता है, ह्यूमन को सस्टेन करने के लायक रहता है, ठीक है। चलिए, तो
कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ का मैदानी भाग जो है ग्रीष्मकालीन तापमान मैदानी भाग में ऊंचा रहता है ना। पाकिस्तान के पूर्वी भाग में जैकोबाबाद का तापमान विश्व का सर्वाधिक है। जैकोबाबाद ये राजस्थान वाले क्षेत्र में है, यानी कि भारत के सीमा की तरफ वाले क्षेत्र में जैकोबाबाद जो है, और वहां का तापमान सर्वाधिक है। पाकिस्तान का अधिकांश भाग शुष्क है। शुष्क क्यों है जी? क्योंकि यहाँ जो मानसूनी हवा आती है उसको दक्षिण वाले क्षेत्र से दक्षिण वाले क्षेत्र से प्रवेश नहीं होने देता है। अगर कुछ हवा प्रवेश हो जाता है तो वो हवा को रोक नहीं पाता है ताकि वो क्षोभ मंडल में जाकर के बारिश करवा दे, तो वो सामने पैरेलल निकल जाती है उत्तर की तरफ, पंजाब होते हुए भारत वाले क्षेत्र में चलाती है। ठीक है। अधिकांश वर्षा जुलाई से सितंबर के महीने में होती है और मध्य वर्षा ऋतु में होती है ना। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में पश्चिम की ओर से आने वाले चक्रवात से वर्षा होती है ना। उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र है ना, ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, तो भूमध्य सागर से जो चक्रवात आता है शीतकालीन वर्षा के रूप में, वो वर्षा से यहाँ कुछ मात्रा में वर्षा होता है उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में। अब यहाँ की वनस्पति कैसा होगा? तो बारिश जैसा होगा, तापमान जैसा रहेगा, उसी आधार पर वहां की वनस्पति रहेगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का वनस्पति होगा जी। तो पाकिस्तान में कुल क्षेत्रफल के मात्र 4% भाग पर ही वनों का विस्तार है ना। वनों का विस्तार कहाँ से होगा? वहां शुष्क जलवायु है, कहीं बारिश ही नहीं होता है, और जहां बारिश होता है वहां आतंकवादी बम मार देता है, तो वनस्पति होगा कहाँ से, है ना। तो इसी कारण नहीं हो पाता है वनस्पति। अधिकांश वनस्पतियां ऐसी है जो ऊंचे तापमान को सहन कर सकती है ना। ऊंचे बम गोला बारूद को सहन कर सकती, वही वनस्पति रहेगा। पर्वतीय भाग में देवदार, बबूल पाइन, फर, स्प्रूस, चीड़, ये सब की प्रधानता पाई जाती है। ये पर्वतीय क्षेत्र, और पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है जी? तो यहाँ बीच वाले क्षेत्र में पर्वत है, या दक्षिण वाले क्षेत्र में पर्वत है ना। एक किरथर श्रेणी है और ये मकरान श्रेणी है, और इधर सुलेमान हिंदू कुश पर्वत है, इधर सुलेमान श्रेणी हो जाएगा। तो ये पर्वतीय क्षेत्र जहां होगा वहां पर्वतीय वनस्पति होगा, और उसमें से देवदार, ब्लू पाइन, फर, स्प्रूस, चीड़, ये सब की प्रधानता पाई जाती है ना। पर्वत पर पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, और ज्यादा हाइट होने के कारण जहां बर्फबारी होगा वहां कैसा वन पाया जाएगा? तो शंकुधारी वन भी पाया जाएगा। स्टेपी प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है कुछ क्षेत्र में इस प्रकार की, और जहां उस प्रकार की वनस्पति होगा वहां क्यूट क्यूट सा बच्चा को पाला जाएगा और उसको कत्ल किया जाएगा, है ना, चमड़ा उत्पादन के लिए। तो यही सब इसका काम है। मिट्टियां, ठीक है, तो यहाँ की मिट्टियां कैसा होगा जी? तो मिट्टियां मुख्य रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदी जो है, सिंधु और उसकी सहायक नदी है, उसके मैदानी क्षेत्र में निक्षेप पाया जाएगा। किसका? जलोढ़ मृदा का, है ना। तो सिंधु और उसकी सहायक नदी में जलोढ़ मृदा होगा, और इधर भारत में राजस्थान वाले क्षेत्र से जो सीमा साझा होगा वहां मरुस्थलीय मृदा होगा, और पश्चिम वाले क्षेत्र में कैसा होगा? तो शुष्क मृदा होगा, लाल और पीली मृदा होगा, है ना। बारिश तो यहाँ ज्यादा होता नहीं है, तो लेटेराइट मृदा पाया ही नहीं जाएगा ज्यादा। तो दक्षिण पूर्व में पर्वतीय प्रदेश में धरातल पथरीला है, जहां बलूचिस्तान और पाकिस्तान का निचला पठार भाग रेतीला है ना। वही क्षेत्र का बात कर रहा है, रेतीला है। दक्षिण पूर्व मरुस्थलीय भाग में रेतीली मिट्टियां पाई जाती है दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में, है ना। और मध्यवर्ती नदी बेसिन में सिंधु और उसकी सहायक नदी बहा कर लाई गई जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है जो उपजाऊ है। अब ये मिट्टियां में उपजाऊ जो मिट्टियां रहेगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के सिंधु और उसकी सहायक नदी द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी जो रहेगा, जलोढ़ मृदा रहेगा, उसका निक्षेप जो रहेगा वो उपजाऊ रहेगा। जब उपजाऊ रहेगा तो वहां कृषि अच्छा होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ कृषि कैसा होगा। पशुपालन भी होता है इस क्षेत्र में। अब बताएं कुछ देर पहले, ये स्टेपी तुल्य जलवायु कुछ क्षेत्र में होता है, पर्वतीय क्षेत्र में, जहां वहां पशुपालन भी होगा। ठीक है, चलिए तो कृषि देखते हैं यहाँ। तो देश का कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% भाग कृषि, 6% पर पशुचारण और 4% पर वनाच्छादन है। ठीक है, इसमें से 75% क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन, 25% क्षेत्र पर नगदी फसल की खेती। यहाँ मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है। गेहूं वही सिंधु और उसकी सहायक नदी के मैदानी क्षेत्र में गेहूं का कृषि होगा, है ना। और मुख्य रूप से यहाँ निर्वाह कृषि प्रकार की होता है। टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ तो है नहीं लोग के पास, है ना। टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग हब है। किस चीज का जी? तो आतंकवादी का मैन्युफैक्चरिंग हब है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
कपास पाकिस्तान की प्रमुख नकदी फसल है जो निचला सिंधु घाटी के मैदान में उगाया जाता है। निचला सिंधु घाटी के मैदान से क्या मतलब है ना, निचला सिंधु घाटी का मैदान मतलब मकरान तटीय श्रेणी, है ना। सुलेमान, किरथर और मकरान तटीय श्रेणी में किस चीज का फसल उगाया जाएगा, तो कपास की खेती होती है यहाँ, है ना। बाजरा और तिलहन का भी उगाया जाता है। बाजरा और तिलहन के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो जिस प्रकार से गेहूं के लिए क्लाइमेट चाहिए, गेहूं से थोड़ा सा कम भी बारिश होगा तो वैसे क्षेत्र में बाजरा का उत्पादन हो जाएगा, तिलहन का भी उत्पादन हो जाएगा। तो यहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर ये बाजरा और तिलहन का भी फसल हो जाता है। और गेहूं का फसल देख ही सकते हैं यहाँ होता है पंजाब वाले क्षेत्र में, कपास का फसल मकरान तटीय श्रेणी में, और धान का फसल भी कुछ मात्रा में होता है, लेकिन कहाँ होगा, जहां बारिश ज्यादा होगा, यानी कि बारिश ज्यादा होगा या फिर पानी अवेलेबल रहेगा वहीं होगा ना। खनिज, खनिज के नाम पर यहाँ ज्यादा कुछ पाया नहीं जाता है, फिर भी काफी मात्रा में खनिज यहाँ मिलता है जी, है ना। प्रमुख खनिज में लोहा है, मैग्नीज और तांबा अभ्रक यहाँ काफी मात्रा में पाया जाता है, सब है ना। उसके अलावा चूना पत्थर, नमक, गंधक, सुरमा, सीसा, अग्नि मिट्टी, ये सब पाई जाती है ना। नमक का यहाँ किरथर श्रेणी में, है ना, किरथर श्रेणी में नमक का चट्टान ही पाया जाता है, सेंधा नमक का, है ना। यहाँ पाया जाने वाला कोयला निम्न किस्म का होता है तथा भंडारण भी सीमित है इसका। निम्न किस्म का यहाँ के लोग ही हैं, तो कोयला क्या सब कुछ यहाँ निम्न किस्म का रहेगा। साल्ट रेंज अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ सेंधा नमक, जिप्सम व चूना पत्थर प्रसिद्ध है। साल्ट रेंज का, है ना, जब कुछ देर पहले हम बात किए कि साल्ट रेंज में जो है वो पत्थर जो है वो नमक का चट्टान के रूप में पाया जाता है, और वो कौन सा नमक होता है, तो सेंधा नमक होता है ना, जो आमतौर पर फास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है ना जी। तो चलिए आज का क्लास